चलिए आज हम साइमन सिनेक की किताब लीडर्स ईट लास्ट की परतों को खोलते हैं। ये किताब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। हाँ, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। बिल्कुल, कि भाई आखिर क्यों कुछ टीमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक साथ डटी रहती हैं, एक दूसरे पर भरोसा करती हैं, हाँ, जबकि दूसरी टीमें जरा सी मुश्किल आने पर बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। आज की हमारी बातचीत का मकसद इसी सवाल के जवाब को खोजना है। और ये जवाब सिर्फ मैनेजमेंट की किताबों में नहीं मिलता। नहीं, सिनेक हमें जीव विज्ञान, मानव विज्ञान और असल दुनिया की कंपनियों की कहानियों के सफर पर ले जाते हैं। अच्छा। उनका मूल विचार ये है कि हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं, सब कुछ हमारे शरीर में मौजूद कुछ रसायनों का खेल है। केमिकल्स का खेल। जी, एक महान लीडर वो होता है जो इन रसायनों का संतुलन बनाना जानता है, ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां लोग सुरक्षित महसूस करें और मिलकर काम कर सकें। ये बहुत दिलचस्प है, लीडरशिप और हमारे दिमाग के केमिकल्स के बीच का ये कनेक्शन। तो चलिए इसी विचार को समझते हैं। कौन से हैं ये रसायन और ये हमारे काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करते हैं? तो सिनेक 5 मुख्य रसायनों की बात करते हैं। इन्हें हम, आप कह सकते हैं, 2 टीमों में बांट सकते हैं। 2 टीमों में? हाँ। पहली टीम है स्वार्थी रसायनों की। इसमें है एंडोर्फिन और डोपामाइन। ओके। एंडोर्फिन एक तरह का नेचुरल पेन किलर है। जैसे जब कोई धावक लंबी दौड़ लगाता है तो यही रसायन उसे दर्द के बावजूद दौड़ने में मदद करता है। जैसे रनर्स हाई कहते हैं, वो यही है? बिल्कुल। और दूसरा है डोपामाइन। ये हमें तब मिलता है जब हम कोई लक्ष्य पूरा करते हैं, कोई काम खत्म करते हैं। अच्छा। अपनी टू डू लिस्ट पर टिक लगाने से जो संतुष्टि मिलती है वो डोपामाइन की वजह से है। सही है। ये दोनों रसायन जरूरी हैं, ये हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे बारे में है, मैंने क्या हासिल किया। ठीक है, तो एंडोर्फिन और डोपामीन हमें व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। ये मैं वाले रसायन हैं। हाँ। लेकिन सिनेक का तर्क तो ये है कि महान टीमें हम पर चलती हैं, तो उस हम वाली भावना को कौन से रसायन बढ़ावा देते हैं? उसके लिए है दूसरी टीम, जिसे हम निस्वार्थ रसायन कहते हैं। निस्वार्थ? इसमें है सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। सेरोटोनिन को लीडरशिप केमिकल भी कहते हैं। अच्छा। ये हमें तब महसूस होता है जब हमें सम्मान मिलता है, जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं। ये हमें गर्व और आत्मविश्वास देता है। और ऑक्सीटोसिन, जिसे लव केमिकल भी कहते हैं, ये विश्वास, दोस्ती और गहरे संबंधों से जुड़ा है। ओके। जब कोई हमारी मदद करता है या हम किसी की मदद करते हैं तो ये रसायन रिलीज होता है। यही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। और एक 5वां रसायन भी है जो इन सबसे अलग है ना? हाँ, कोर्टिसोल। ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन। जब हमें खतरा महसूस होता है तो ये रिलीज होता है। ये हमें चौकन्ना रखता है, लेकिन अगर ये लगातार हमारे सिस्टम में बना रहे तो ये हमें थका देता है, बीमार कर देता है और दूसरों पर भरोसा करने की हमारी क्षमता को खत्म कर देता है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूँ, सिनेक कह रहे हैं कि आज के ज्यादातर दफ्तरों में डोपामाइन यानी टारगेट पूरा करो और कोर्टिसोल अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो इन्हीं का बोलबाला है। बिल्कुल। जबकि सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जो हमें टीम बनाते हैं वो लगभग गायब हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे ऑफिस का माहौल ही हमें ज्यादा स्वार्थी और तनाव में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का रासायनिक असंतुलन है और ये तब पैदा होता है जब कंपनियां अपने कर्मचारियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि सिर्फ आंकड़ों और संसाधनों की तरह देखने लगती हैं। मुनाफा और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वो लोगों की भलाई पर हावी हो जाते हैं। किताब ने शायद इसका कोई ठोस उदाहरण भी दिया गया होगा। हाँ, 2 बहुत ही दमदार और एक दूसरे से बिल्कुल अलग उदाहरण है। पहला है जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई के पूर्व सीईओ जैक वेल्च का। जैक वेल्च? उनका एक बहुत मशहूर सिस्टम था जिसे रैंक एंड यांक कहा जाता था। हाँ, जैक वेल्च का ये रैंक और यांक सिस्टम ये तो कई सालों तक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता था। इसे क्रूर लेकिन प्रभावी माना जाता था। बिल्कुल। तो ये देखना दिलचस्प है कि सिनेक इसे रासायनिक दृष्टिकोण से कैसे एक विफलता के रूप में देखते हैं। सिनेक के अनुसार वेल्च हर साल अपने सभी मैनेजरों को रैंक करते थे और सबसे निचले 10% को नौकरी से निकाल देते थे। हर साल? हर साल। इसका मकसद था कि सिर्फ ए प्लेयर्स ही कंपनी में रहें, लेकिन असल में इसने एक ऐसे माहौल को जन्म दिया जहां हर कोई डरा हुआ था। जाहिर है।
दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे ताकि वे खुद बॉटम 10% में ना आ जाए। सही कहा। सहयोग खत्म हो गया था। ये तो बिल्कुल एक सर्वाइवल मोड जैसा लगता है, जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है। सही कहा। इसके विपरीत दूसरा उदाहरण क्या था? इसके ठीक विपरीत उदाहरण है कॉस्टको के सह संस्थापक और सीईओ जेम्स सिनेगल का। कॉस्टको। उनका मानना था कि उनकी पहली जिम्मेदारी उनके ग्राहकों या शेयरधारकों की नहीं, बल्कि उनके कर्मचारियों की है। अरे वाह। वो अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानते थे। उन्होंने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वेतन दिया, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं दी। और इसका सबसे बड़ा सबूत 2009 की आर्थिक मंदी में मिला था, है ना? बिल्कुल। जब पूरी दुनिया में कंपनियां लोगों को निकाल रही थीं, कॉस्टको ने अपने कर्मचारियों का वेतन $1.50 प्रति घंटे बढ़ा दिया। मंदी के बीच में? हाँ, मंदी के बीच में। जब एक विश्लेषक ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि वो आसानी से पैसे बचा सकते हैं, तो सिनाइगल ने कहा, ये सही काम है। इस एक कदम ने कर्मचारियों में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन की बाढ़ ला दी। उन्हें लगा कि उनका लीडर उनकी परवाह करता है, कि वो सुरक्षित हैं। ये दो बिल्कुल अलग दर्शन हैं। एक तरफ डर की संस्कृति और दूसरी तरफ परिवार के। तो जब इन दोनों को बाजार में परखा गया तो नतीजा क्या रहा? मुझे लगता है कि आंकड़े यहाँ सबसे बड़ी कहानी कहेंगे। और नतीजे कमाल के थे। देखिए, 1986 से 2013 के बीच जीई का स्टॉक 600% बढ़ा, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। 600%। हाँ, अच्छा है। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव बहुत थे, क्योंकि ये अल्पकालिक सोच पर आधारित था। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ कॉस्को का स्टॉक उसी दौरान 1200% बढ़ा। 1200%? यानी दुगना, और वो भी बिल्कुल स्थिर तरीके से। 1200%? ये सिर्फ अच्छा होने का नतीजा नहीं है, ये तो एक जबरदस्त बिजनेस केस है। बिल्कुल। ये इस पूरी सोच को ही पलट देता है कि कर्मचारियों पर खर्च करना सिर्फ एक लागत है। सिनेक के हिसाब से तो ये एक निवेश है जिसका रिटर्न जबरदस्त है। सही बात है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने के बारे में नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को वास्तविक जिम्मेदारी देने के बारे में भी है। किताब में एक पनडुब्बी की कहानी है, हाँ, जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, यूएसएस सांता फे की कहानी। ये अमेरिकी नौसेना की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली पनडुब्बियों में से एक थी। अच्छा। जब कैप्टन डेविड मार्क्वेट ने इसकी कमान संभाली, तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल आदेश दो, आदेश मानो वाला था। कोई भी सोच नहीं रहा था, बस जैसा कहा जा रहा था वैसा कर रहा था। और वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया? एक दिन मार्क्वेट ने अभ्यास के दौरान गलती से एक ऐसा आदेश दे दिया जो उस स्थिति में असंभव था, लेकिन उनके एक अनुभवी अफसर ने उस आदेश को बिना सोचे समझे दोहरा दिया। जब मार्क्वेट ने उससे पूछा, तुमने एक असंभव आदेश क्यों दिया, तो अफसर का जवाब था, क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन क्या ये अफसर की गलती थी या फिर ये उस सिस्टम का नतीजा था जिसमें सवाल पूछने को अवज्ञा माना जाता था? बिल्कुल। मार्क्वेट की असली सफलता शायद ये समझने में थी कि समस्या लोगों में नहीं, सिस्टम में थी। सही कहा। मार्क्वेट को उसी पल समझ आ गया कि उनकी पनडुब्बी पर लीडर सिर्फ एक है और बाकी सब अनुयायी हैं। फॉलोअर्स। उन्होंने एक क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने आदेश देना बंद कर दिया। हाँ, उन्होंने अपनी टीम से कहा, मुझे ये मत बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। उन्होंने अपनी टीम को सोचने और फैसले लेने का अधिकार दिया, उन्हें प्रशिक्षित किया। और नतीजा? 1 साल के अंदर यूएसएस सांता फे नौसेना की सबसे बेहतरीन पनडुब्बी बन गई। लोग वहां काम करने के लिए लाइन लगाने लगे। अरे वाह। उन्होंने अनुयायियों की जगह लीडर बनाए थे। अधिकार देने के साथ साथ सैनिक लोगों को उनके काम के असली प्रभाव से जोड़ने की भी बात करते हैं। सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये बताना भी जरूरी है कि क्यों करना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण वेल्स फार्गो बैंक का है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें और बोनस या और टारगेट नहीं दिए। तो क्या किया? इसके बजाय उन्होंने एक ग्राहक को अपनी टीम मीटिंग में बुलाया। एक ग्राहक को? जी। उस ग्राहक में बताया कि कैसे वेल्स फार्गो से मिले एक छोटे से लोन ने उसे अपना बिजनेस शुरू करने में मदद की, जिससे उसकी और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ये बहुत शक्तिशाली है। आंकड़े और टारगेट आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन एक इंसानी कहानी वो आपको उद्देश्य देती है। सही कहा। ये आपको बताती है कि आपका काम क्यों मायने रखता है, और ये भावना किसी भी बोनस से कहीं ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। ये डोपामाइन यानी टारगेट पूरा हुआ से ऑक्सीटोसिन यानी मैंने किसी की जिंदगी में फर्क डाला की ओर एक बदलाव है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में ये और भी मुश्किल हो गया है।
लीडर्स अपनी स्क्रीन के पीछे बैठे हैं, स्प्रेडशीट्स और ईमेल में खोए हुए हैं। एक दूरी बन गई है। हाँ, सिनेक इसे एब्स्ट्रैक्शन या अलगाव कहते हैं। इससे कैसे लड़ा जा सकता है? ये आज के लीडर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब आप लोगों को सिर्फ डेटा पॉइंट के रूप में देखते हैं तो उनके बारे में कठोर फैसले लेना आसान हो जाता है। सही बात है। सिनेक इससे लड़ने के लिए 4 तरीके बताते हैं। पहला तरीका, और शायद सबसे हैरान करने वाला है, समूहों को छोटा रखना। हाँ, ये डंबर के नंबर वाला विचार है कि हमारा दिमाग अभी भी कबीलाई जीवन के लिए बना है और हम लगभग 150 लोगों के साथ ही स्थिर सामाजिक संबंध बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ी कंपनी में लीडर का काम छोटे कबीले जैसे समूह बनाना है जहां लोग असल में एक दूसरे को जानते हों। सही। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है आमने सामने की बातचीत को बढ़ावा देना। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन ये कभी भी इंसानी संपर्क की जगह नहीं ले सकती। ईमेल और मैसेज पर निर्भर रहने के बजाय जब हम किसी से आमने सामने बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और विश्वास बनता है। साप्ताहिक बैठकें, लंच या सामाजिक गतिविधियां इसमें मदद करती हैं। तीसरा और चौथा तरीका भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है, लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जानना। हाँ, और सिर्फ पैसा नहीं, अपना समय भी देना। हाँ, तीसरा तरीका है लोगों को सिर्फ उनके काम से नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर जानना। उनके परिवार के बारे में पूछना, उनकी रुचियों के बारे में बात करना, ये दिखाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अपना समय देना। एक लीडर का व्यक्तिगत ध्यान, उनकी सलाह किसी भी पैसे वाले बोनस से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो सकती है। ये दिखाता है कि आप उनमें निवेश कर रहे हैं। और ये सब कुछ, ये सारे तरीके अंततः एक ही चीज पर आकर टिकते हैं, विश्वास। बिना विश्वास के कोई टीम नहीं बन सकती। विश्वास ही सब कुछ है। और विश्वास बनाने के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सबसे जरूरी है। किताब में राल्फ लॉरेन कंपनी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। 2009 में उन्हें पता चला कि उनकी अर्जेंटीना की शाखा के मैनेजर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं ताकि उनके उत्पाद जल्दी से कस्टम से पास हो जाएं। ये बहुत बड़ा जोखिम था। वे इसे आसानी से छुपा सकते थे, जैसा कि कई कंपनियां करती हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने पारदर्शिता को चुना, भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने यही किया। इसे छिपाने के बजाय उन्होंने खुद अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को इसकी सूचना दी। अरे वाह! उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया और $10 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी भरा। दीर्घकालिक तौर पर ये एक महंगा फैसला था, लेकिन इसने दुनिया को और खासकर उनके अपने कर्मचारियों को एक मजबूत संदेश दिया कि ये कंपनी सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे कुछ भी हो जाए। सही है। इस एक कदम ने कंपनी के प्रति विश्वास को कई गुना बढ़ा दिया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सभी विचारों को एक साथ देखें तो सिनेक की एक सफल और मजबूत टीम बनाने की रेसिपी क्या है? इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। सबसे पहले अपने दफ्तर के माहौल को समझिए और वहां डोपामाइन और कोर्टिसोल की जगह सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन को बढ़ावा दीजिए। ठीक है। दूसरा, लोगों को हमेशा मुनाफे और आंकड़ों से पहले रखिए। कॉस्टको का उदाहरण हमें सिखाता है कि जब आप लोगों का ध्यान रखते हैं तो मुनाफा अपने आप आता है। तीसरा, लोगों को सिर्फ काम मत दीजिए, उन्हें अधिकार और जिम्मेदारी भी दीजिए, जैसा कैप्टन मार्केट ने किया, और उन्हें उनके काम के असली इंसानी प्रभाव से जोड़िए। और सबसे जरूरी, एक ऐसा सुरक्षा का घेरा बनाइए जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकें। हाँ। ये घेरा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता से बनता है। तभी लोग जोखिम लेने, नए विचार साझा करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की हिम्मत करेंगे। बिल्कुल। और यहीं पर किताब का शीर्षक लीडर्स ईट लास्ट, मतलब नेता सबसे अंत में खाते हैं, सार्थक होता है। ये मरीन कॉर्प्स की एक परंपरा से लिया गया है, जहां जूनियर मरीन्स हमेशा पहले खाना खाते हैं और सीनियर अफसर सबसे अंत में। अच्छा। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि लीडर की जिम्मेदारी अपनी टीम की देखभाल करना है, उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखना है। ये टीम की भलाई के लिए आत्म बलिदान का प्रतीक है। सही कहा। ये हमें एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ छोड़ जाता है। लीडरशिप कोई पद या रैंक नहीं है जिसे हासिल किया जाता है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जिसे हर दिन अपने कामों से कमाना पड़ता है। तो सोचने वाली बात ये है कि हम अपनी भूमिकाओं में, चाहे वो छोटी हों या बड़ी,
अपने आसपास के लोगों के लिए सुरक्षा का घेरा बना रहे हैं या खतरे का? बहुत गहरा सवाल है। और हमारी दुनिया में असल में कौन है जो सबसे अंत में खा रहा है?